कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह की हल्की सी रोशनी जब खिड़की के अंदर आई तो कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, बस सांसों की एक लय थी। और उसी लय के बीच आर्यन की आंख खुल गई। नींद उसके शरीर में थी, लेकिन मन पूरी तरह जाग चुका था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद ही रखी, जैसे उस पल को थोड़ा और जी लेना चाहता हो। फिर बहुत धीरे से उसने अपनी पलकों को उठाया। सबसे पहले उसकी नज़र काव्या पर पड़ी, जो ठीक उसके और प्रिया के बीच सो रही थी। उसकी छोटी सी देह दोनों के बीच सिमटी हुई, जैसे दुनिया की हर चिंता से अनजान हो। उसके चेहरे पर गहरी नींद की शांति थी, होठ हल्के से खुले हुए और माथे पर वही मासूम सुकून जिसे देखकर आर्यन हर बार भूल जाता था कि बाहर की दुनिया कितनी निर्दयी हो सकती थी। आर्यन ने बहुत धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, इतना धीरे कि जरा सी भी हरकत से काव्या की नींद ना टूटे। उसकी उंगलियां काव्या के बालों में चली गई, वही बाल जिन्हें कभी माँ बड़े प्यार से संवारा करती थी, वही बाल जिन्हें पिता हंसते हुए कहा करते थे कि ये हमारी छोटी सी राजकुमारी है। उस एक स्पर्श के साथ ही आर्यन का दिल जैसे भर आया। उसने झुककर काव्या के माथे को चूम लिया। ये चुंबन किसी सुबह की आदत नहीं था, ये एक स्वीकारोक्ति थी। फिर उसने उसके गाल को चूमा और उसी पल उसकी आंखों के सामने माँ पापा की आखिरी तस्वीर उभर आई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, डॉक्टर की भारी आवाज़ और काव्या का डर से कांपता हुआ हाथ जो उस दिन उसकी उंगली पकड़े हुए था। आर्यन की सांस भारी हो गई, उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वे आंसू काव्या के बालों में गिर गए। बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे सिर्फ उसकी आत्मा सुन सके, उसने कहा, तुम मम्मी पापा की आखिरी निशानी हो, मेरे जीने की वजह हो तुम। उसकी आवाज़ काँप रही थी। जिस दिन वो चले गए उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तुम बची रही। तुमने मुझे बचाए रखा। उसने एक पल रुक कर गहरी सांस ली। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता काव्या, अब कभी नहीं। उसके शब्दों में आज डर नहीं था, आज फैसला था। दुनिया चाहे जितनी खतरनाक क्यों ना हो, आर्यन कपूर अपनी बहन को अपने पास रखकर भी दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बात उसने किसी को साबित करने के लिए नहीं कही, ये बात उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए कही। उसने मन ही मन माँ पापा से कहा कि अब उनकी बेटी किसी डर की वजह से अपने घर से दूर नहीं जाएगी। आज तुम्हारे दामन में आंसू नहीं, खुशियाँ होंगी। ये सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे। उसने बहुत सावधानी से खुद को बिस्तर से अलग किया। प्रिया अभी भी सो रही थी, उसके चेहरे पर सुकून था। आर्यन ने एक पल के लिए उसे देखा, उसकी पत्नी जो बिना शोर किए उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुकी थी। उसने प्रिया की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि आज का दिन सिर्फ लड़ाई का नहीं, साथ का भी है। वो उठकर बाथरूम गया, फ्रेश हुआ। आईने में उसने खुद को देखा, वही चेहरा, वही नाम, लेकिन आंखों में आज डर नहीं था, वही जिम्मेदारी थी और उससे भी ज़्यादा प्यार। किचन में कदम रखते ही उसने नौकरों को बुलाया। आज उसकी आवाज़ में हुक्म नहीं था, आज काव्या का फेवरेट नाश्ता बनेगा, उसने कहा। वो खुद एप्रन पहनकर गैस के पास खड़ा हो गया। किसी ने उसे सब्जी चॉप कर पकड़ाई, किसी ने आटा, वो खुद सब कुछ देख रहा था। पहले उसने पास्ता अपने हाथों से बनाए, फिर आलू के पराठे, जैसे तैसे भी उसने आलू के पराठे भी बनाए। लेकिन आज वो अपने हाथों से अपनी बहन के लिए सब कुछ बनाना चाहता था, जो उसकी ज़िंदगी थी। जूस में चीनी ज़्यादा ना हो, हर छोटी चीज़ में उसका ध्यान था। नौकर एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आर्यन को गुस्से में देखा था, खामोशी में देखा था, डर बनते देखा था, लेकिन आज उसे इस तरह नहीं देखा था। आज वो नरम था, आज वो सिर्फ एक भाई था। उसी समय ऊपर कमरे में प्रिया की आंख खुली। उसने करवट बदली और आर्यन को अपने आसपास ना पाकर उसका दिल हल्का सा घबरा गया। उसने तुरंत काव्या की तरफ देखा, जो अब भी उनके बीच में चैन से सो रही थी। प्रिया ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे भगवान को धन्यवाद दे रही हो। फिर वो उठी, नहा धोकर मंदिर की तरफ चली गई। उसने दीपक जलाया, हाथ जोड़े, उसके होठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। उसकी दुआ सीधी दिल से निकली, आर्यन को सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। तभी किचन से एक आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। आर्यन की आवाज़, वो महाकाल का नाम ले रहा था। कोई ऊंचा भजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक आस्था।
प्रिया की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि आज घर में कुछ बदल रहा है। उसी पल पीछे से नींद में डूबी काव्या आ गई। उसने आंखें मलते हुए मंदिर में प्रिया को देखा और मासूमियत से पूछा, भाभी आप यहाँ हो तो किचन से इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है? किचन में कौन है? प्रिया मुस्कुरा दी। उसने काव्या को अपने पास खींच लिया। वो जो तुम्हारे लिए हर रोज भगवान से भी लड़ लेता है, उसने प्यार से कहा। किचन में आर्यन ने जैसे ही दोनों की आवाज़ सुनी, उसने पलट कर देखा। काव्या भागते हुए उसके पास आई। भैया आपने नाश्ता बनाया? उसकी आंखों में चमक थी। आर्यन झुक गया, उसके माथे को चूमा। हाँ बेटू, आज सब कुछ तुम्हारे लिए। काव्या हंस पड़ी। वो हंसी पूरे घर में फैल गई। नाश्ते की टेबल पर तीनों साथ बैठे थे। कोई भारी बात नहीं हुई, कोई डर नहीं, बस छोटी छोटी बातें। लेकिन उस सादगी में एक नई शुरुआत थी। आर्यन बीच बीच में काव्या को देखता रहा, जैसे हर पल उसे यकीन दिला रहा हो कि वो यहीं है। प्रिया ये सब नोटिस कर रही थी। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानती थी कि ये सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं है, ये एक फैसले की शुरुआत है। आर्यन के लिए उसके दिल में प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ती ही जा रही थी। आर्यन के बारे में जैसा उसने सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था। वो रिश्तों को बहुत समझता था। रिश्तों की अहमियत उसकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा थी, जो प्रिया महसूस कर रही थी। शायद वजह यही थी कि बचपन से ही रिश्तों के लिए तड़पा था वो, और बाहरी लोगों को दिखाने के लिए उसका स्वभाव बिल्कुल ही रूढ़ था, क्योंकि वो बाहर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, शायद इसलिए। सुबह का नाश्ता टेबल पर सजा हुआ था और घर में एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो तूफान से पहले नहीं बल्कि किसी बड़े फैसले के बाद आती है। काव्या कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने उसकी पसंद का हर व्यंजन था, लेकिन उसकी नज़र बार बार आर्यन के चेहरे पर जा रही थी, जैसे वो कुछ पूछना चाहती हो और सही पल ढूंढ रही हो। प्रिया चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सतर्कता भी। काव्या ने आखिरकार मासूमियत से पूछा, भैया मेरी लंदन की फ़्लाइट कब की है? ये सवाल जैसे हवा में तैर गया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। चम्मच प्लेट से टकराने की आवाज़ भी जैसी रुक गई हो। आर्यन ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी, बस एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, अब कोई फ्लाइट नहीं है। काव्या ने हैरानी से आंखें फैलाई। मतलब? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मतलब ये कि अब मैं अपनी जान को खुद से दूर नहीं करूँगा। जान शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकला, प्रिया चौंक गई। उसकी नज़र झट से आर्यन की तरफ उठी। उस एक शब्द में सिर्फ बहन का प्यार नहीं था, उसमें अपनापन था, जिम्मेदारी थी, और शायद उससे भी ज़्यादा कुछ। काव्या की आंखों में पहले विश्वास आया, फिर खुशी, फिर आंसू। वो अपनी कुर्सी से उठी और सीधे आर्यन से लिपट गई। सच? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। सच। उसी पल काव्या ने प्रिया को भी गले लगा लिया। भाभी। उसके शब्द अधूरे रह गए। आंसू पूरे वाक्य बन गए। प्रिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल तीनों के बीच कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस परिवार था। और प्रिया की जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी थी। अब प्रिया को समझ आ चुका था, आर्यन ने जान शब्द कहकर उसे फ़ोन पर किसे संबोधित किया था। कुछ देर बाद आर्यन उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। काव्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आर्यन ने दरवाजे पर रुककर उसे देखा और बहुत प्यार से लेकिन सख्ती के साथ कहा, एक बात याद रखना, बिना बॉडीगार्ड के तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। फिर आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए बोला, बस कुछ समय की बात है मेरी जान, उसके बाद फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ घूमना। बस ये समझ लेना, ये बंदिश नहीं, तुम्हारे भाई की फिक्र है। तुम में जान बसती है उसकी। तुम हो तो ये आर्यन कपूर है, तुम नहीं तो ये आर्यन कपूर कुछ नहीं है। ये बोलते हुए उसने काव्या के माथे को चूम लिया। उसकी भी आंखें भरी हुई थी। काव्या की आंखों में भी आंसू आ गए और प्रिया की आंखों से आंसू भी लुढ़क गए। वो भी एक भाई की बहन थी, लेकिन आर्यन जितना प्यार अपनी बहन से करता था शायद ही उतना कोई करता होगा। और इसकी वजह शायद यही थी कि रिश्तों के नाम पर उसने सिर्फ अपनी बहन को ही देखा था। वो अब उसे खोना नहीं चाहता था। काव्या ने सिर हिलाया और उसके सीने में सिमट गई।
उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं थी, समझ थी। आर्यन के कमरे में आते ही वो अलमारी खोलने लगा, ऑफिस के कपड़े निकालने लगा। उसी वक्त प्रिया भी पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली। आपने बहुत अच्छा किया, उसने धीरे से कहा। अगर आप आज उसे दूर भेजने की बात करते तो शायद काव्या का आप पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता। आर्यन रुक गया। उसने प्रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। ये फैसला मैंने तुम्हारे कहने के बाद बहुत ही सोच कर लिया है, उसने बिना झिझक के कहा। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? प्रिया ने एक पल भी नहीं लिया। उसने आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कोई लंबा वाक्य नहीं बोला, लेकिन उस स्पर्श में पूरा जवाब था। आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंचा। वहां का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन आज आर्यन के चेहरे पर अलग ही ठहराव था। उसने सीधे अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया, बिना आवाज़ ऊंची किए, बिना धमकी दिए। बस इतना कहा कि उसे विक्रम चौधरी के हर ठिकाने की पूरी जानकारी चाहिए। शहर के भीतर, शहर के बाहर, हर आदमी, हर गोदाम, हर रास्ता। दोपहर तक फाइलें उसके सामने थी। आर्यन एक एक पन्ना पलटता रहा, हर नाम, हर जगह को अपने दिमाग में दर्ज करता गया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस ठंडा सा फोकस था। उसने मन ही मन सोचा कि अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, समझ की भी है। वो जानता था कि विक्रम को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, लेकिन इस बार वजह अलग थी। आर्यन का ऑफिस शहर के सबसे ऊंची इमारतों में से एक के शीर्ष फ्लोर पर था। मोटे कांच की दीवारों से घिरा हुआ, बाहर फैला हुआ शहर किसी नक्शे की तरह नीचे दिखता था। लेकिन उस सुबह उस ऊंचाई पर भी हवा भारी थी, जैसे आने वाले तूफान की आहट खुद दीवारों में कैद हो गई हो। आर्यन अपने डेस्क के पीछे खड़ा नहीं बैठा था, वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, दोनों हाथ मेज पर टिके हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ था और आंखों में वो आग थी जिसे उसके लोग पहचानते थे। ये वही नज़र थी जो किसी फैसले के बाद आती थी, जब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। कमरे में बैठे लोग चुप थे, कोई कुर्सी हिली नहीं, कोई सांस तेज नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि आज आर्यन की आवाज़ सिर्फ शब्द नहीं होगी, वो आदेश होगी। उसने सिर उठाया और पहली बार बोला। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं चिल्ला रहा था, वो ठंडा था, जमा हुआ। मुझे विक्रम चौधरी के ठिकाने चाहिए। उसने हर शब्द को अलग अलग रखा, एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसके सामने बैठे आदमी तुरंत हरकत में आ गए। फाइलें खुली, फोन उठे, स्क्रीन पर मैप उभरने लगे। शहर के अलग अलग हिस्से, वेयर हाउस, बेनामी ऑफिस, फार्म हाउस, पुराने मिल एरिया, हर जगह लाल निशान लगने लगे। आर्यन हर नाम को देखता रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये सब कहाँ कहाँ होंगे। कुछ ही घंटों में उसके आदमी वापस आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में काम पूरा करने की चमक थी। सर, एक ने कहा, ज़्यादातर ठिकाने कन्फर्म हो गए हैं। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी हो गई। अब ध्यान से सुनो। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। हर ठिकानों को अलग अलग नहीं छेड़ना है, उसने मेज पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। एक ही रात, एक ही समय। उसकी आंखें सख्त हो गई, ऐसा लगे कि पूरी ज़मीन एक साथ हिली हो। उसने थोड़ा रुक कर कहा, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक भी जगह आधी ना बचे। उसने किसी तकनीकी विवरण में नहीं कहा, उसे जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके लोग समझदार थे। मेरा मानना है, उसने आगे कहा, कि अगर चूहे को बिल से बाहर निकालना है तो रोटी तो डालनी ही पड़ती है। उसके होठों पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आई। जब उसके ठिकाने ध्वस्त होंगे तब विक्रम चौधरी खुद बाहर निकलेगा। उसकी आवाज़ में अब चुनौती थी। और जब वो बाहर निकलेगा तो गलती तो करेगा ही। उसने सीधा सबकी आंखों में देखा, और गलती करने वालों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये वही आर्यन था जिसे वे जानते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि आज इस आग के पीछे बदला नहीं था, सुरक्षा थी, घर था, परिवार था। मीटिंग खत्म हुई, लोग बाहर निकलते गए और आर्यन कुछ पल अकेला खड़ा रहा, शहर को देखते हुए। नीचे वही सड़कें थी जहां उसकी ज़िंदगी ने सबसे काले मोड़ लिए थे, और आज वही सड़कें नए नए फैसले की गवाह बनने वाली थी। उधर घर में माहौल अलग था। काव्या और प्रिया लिविंग एरिया में साथ बैठी थी। बाहर धूप फैल चुकी थी, लेकिन अंदर की बातचीत कहीं ज़्यादा गहरी थी।
काव्या कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई बचपना नहीं था, वहाँ समझ थी, दर्द था और एक तरह की जिम्मेदारी थी। भाभी, उसने धीरे से कहा, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा, बिना टोके बिना रोके। काव्या ने आगे बोलना शुरू किया, लेकिन मम्मी पापा की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी। हमारे पीछे बहुत सारे दुश्मन पड़ गए थे और भैया को सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी बचाना था। उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई। आपको पता है, भैया अंधेरे से डरते थे। ये कहते हुए वो हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं। प्रिया का दिल कस गया। काव्या बोलती रही, उन्हें भी किसी के प्यार की ज़रूरत थी, किसी के कंधे की। लेकिन जब उन्हें पापा का प्यार चाहिए था, तब उन्हें विरासत में मेरी जिम्मेदारी मिली। उसकी आंखें भर आई और उसी जिम्मेदारी ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जिसे दुनिया माफिया कहती है। उसने सिर झुकाया, लेकिन अगर भैया वो नहीं बनते तो शायद आज हम दोनों इस दुनिया में होते ही नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। मेरे भैया दिल के बहुत अच्छे हैं भाभी, उसने लगभग विनती करते हुए कहा। बस उन्होंने ज़िंदगी को गलत तरह से पकड़ लिया। उसने गहरी सांस ली। आप उन्हें बहुत सारा प्यार देना। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उन्हें अब किसी जंग की नहीं, किसी अपने की ज़रूरत है। प्रिया ने काव्या को अपने सीने से लगा लिया। उस पल उसे आर्यन की हर खामोशी, हर शक्ति का मतलब समझ में आ रहा था। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और उसी समय शहर के दूसरे सिरे पर आर्यन कपूर अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुका था। दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, परिवार को सुरक्षित रखना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। रात को 2 बजे विक्रम अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में आज बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, जो उसका सब कुछ तबाह कर जाएगा। तभी विक्रम की नींद में उसकी फ़ोन की घनघनाहट ने खलल डाली, और जब उसने फ़ोन अपने एक बहुत ही विश्वसनीय आदमी का देखा तो जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, क्या आफत आ गई है जो तूने आधी रात को मेरी नींद में डिस्टर्ब किया। उसकी बात सुनकर विक्रम के होश ही उड़ गए थे। नींद क्या, उसको तो अब महीनों तक नींद नहीं आने वाली थी। ऐसी नींद उड़ी थी उसकी। विक्रम चौधरी उस रात अपने बचे खुचे ठिकाने के अंधेरे कमरे में खड़ा था। चारों तरफ जलती हुई दीवारों की गंध, धुएं में घुला हुआ गुस्सा और आंखों में ऐसा जहर जिसे बरसों से उसने पाल रखा था। उसके आदमी इधर उधर मरे पड़े थे, कुछ घायल, कुछ डरे हुए और कुछ ऐसे जिनकी आंखों में अब भी अपने सरदार के लिए अंधी वफादारी बाकी थी। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर शहर के नक्शे में एक एक करके उसके ठिकानों के नाम लाल से काले हो चुके थे, और हर काला निशान उसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उंगलियों की नसें उभर आई। दाल पीसते हुए वो गुर्राया, आर्यन कपूर। उसके मुंह से नाम किसी गाली की तरह निकला। उसे समझ आ चुका था कि ये हमला यूं ही नहीं हुआ, ये एक सोची समझी चाल थी, और चाल बनाने वाला आदमी उसी के जैसा था, ठंडा, निर्दयी और परिवार के लिए कुछ भी करने वाला। विक्रम ने अचानक फ़ोन उठाया। नंबर उसे याद था, क्योंकि ऐसे नंबर कभी भूलते नहीं। कॉल लगते ही उधर से आर्यन की आवाज़ आई, संतुलित, शांत, जैसे सामने कोई तूफान खड़ा ही ना हो। बोलो, आर्यन ने कहा। विक्रम हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, वो पागलपन के करीबी थी। बहुत शौक है ना तुझे आग से खेलने का कपूर, उसने जहर उगलते हुए कहा। मेरे ठिकाने जलाए हैं तूने, अब देख मैं तेरे घर को कैसे जलाता हूँ। आर्यन की आंखें सख्त हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई कंपन नहीं आया। वो बोला, शुरुआत तुमने की थी, मैंने नहीं, लेकिन अब इस कहानी को अंत तक मैं पहुँचाऊँगा। विक्रम का गुस्सा और भड़क उठा। तेरी बीबी, तेरी बहन, दोनों को मार दूंगा मैं, एक एक सांस का हिसाब लूंगा। उसने जानबूझकर नाम नहीं लिया ताकि हर शब्द आर्यन के दिल पर वार करे। फोन के उस सिरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में विक्रम ने जीत की पहली उम्मीद देखी। लेकिन आर्यन ने अगले ही पल कहा, अगर उन्हें खरोच भी आई तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी लाश पहचान में नहीं आएगी। विक्रम ने फ़ोन को थोड़ा दूर किया और अपने आदमियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक और चमक थी, चालाकी की। वो जानता था कि आर्यन जैसा आदमी धमकी को हल्के में नहीं लेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। फ़ोन पर उसने फिर कहा,
तू बहुत समझदार और बहुत बड़ा डॉन बनता है ना। तू ठीक है, अब मेरी अगली चाल का इंतज़ार कर। अगर तुझे मौत नहीं दिया तो मेरा नाम भी विक्रम चौधरी नहीं। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में विक्रम ने अपना असली प्लान अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के कान में फुसफुसाकर कहा। धमकी बीबी और बहन को थी, लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ आर्यन कपूर का, क्योंकि अगर आर्यन गिर गया तो बाकी सब तो अपने आप ही बिखर जाएंगे। उधर फ़ोन कटते ही आर्यन ने बिना एक पल गंवाए हरकत शुरू कर दी। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। आवाज़ में लोहे जैसी सख्ती थी। घर की सिक्योरिटी डबल नहीं ट्रिपल चाहिए, उसने कहा। मेरी इजाज़त के बिना वहाँ पंछी भी पर नहीं मारना चाहिए। उसने हर एंट्री पॉइंट, हर कैमरा, हर बॉडीगार्ड की पोजीशन खुद चेक करवाई। काव्या और प्रिया के कमरे के बाहर अतिरिक्त गार्ड्स तैयार किए गए। छत से लेकर बेसमेंट तक सब कुछ सील कर दिया गया। आर्यन एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रम की बात उसके दिमाग में घूम रही थी। आर्यन कमज़ोर नहीं था, लेकिन काव्या और प्रिया के मामले में वो बिल्कुल दिल से सोचता था। ध्यान बटा हुआ है, फिर भी उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी सिर्फ एक बात थी कि उसकी जानें सुरक्षित रहें। शाम ढलने लगी थी। घर के अंदर माहौल अपेक्षाकृत शांत था। प्रिया और काव्या ड्राइंग रूम में बैठी थी। सामने मेज पर कपड़े, गहनों के कैटलॉग, मेहंदी के डिज़ाइन और कुछ शॉपिंग बैग्स फैले हुए थे। काव्या ने एक चूड़ी उठाकर प्रिया की तरफ बढ़ाई। भाभी, ये वाली करवा चौथ पर पहनेंगी तो भैया की नज़र ही नहीं हटेगी, उसने मासूमियत से कहा। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे चिंता छुपी थी। 4 दिन ही तो बचे हैं, उसने कहा। इस बार सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। काव्या ने उत्साह से सिर हिलाया। मैंने तो व्रत की सारी लिस्ट बना ली है, वो बोली। मेहंदी, साड़ी, गिफ्ट और भैया के लिए खास पूजा, उसने अचानक गंभीर होकर कहा। भाभी, भैया बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही अकेले हैं। प्रिया ने काव्या का हाथ थाम लिया। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, और इस करवा चौथ पर मैं उनसे यही वादा करने वाली हूँ कि अब वो अकेले नहीं हैं। दोनों हंसते हंसते बातें कर रही थी। दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह थी कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आई। आर्यन नीचे जा रहा था एक मीटिंग के लिए, सिर्फ एक गाड़ी और चुनिंदा बॉडीगार्ड्स के साथ। उसने जाते वक्त ऊपर की ओर देखा, जैसे यकीन कर लेना चाहता हो कि सब ठीक है। गाड़ी जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंची, अंधेरे में छिपा तूफान हरकत में आया। एक तेज धमाका, टायरों की चीख और चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। विक्रम ने अपना वादा निभाया था। उसने हमला किया और सीधा निशाना आर्यन था। आर्यन ने पल भर में रिएक्ट किया, गाड़ी से निकलते हुए जवाबी फायर किया। दोनों आमने सामने थे, आंखों में नफरत और पुरानी दुश्मनी की आग। गोलियां चली, चीखें गूंजी, और उसी अफरा तफरी में एक गोली आर्यन के सीने में दिल के बिल्कुल ऊपर आकर लगी। उसका शरीर एक पल के लिए झटका, लेकिन उसने आखिरी ताकत जुटाकर ट्रिगर दबाया। विक्रम चौधरी वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और सारी चालाकी उसी अंधेरे में खत्म हो गई। आर्यन जमीन पर गिरा, उसके कपड़े खून से भीगने लगे। बॉडीगार्ड्स ने सेकंड में हालात संभाले, बचे हुए हमलावरों को खत्म किया और आर्यन को उठाकर गाड़ी में डाला। सायरन की आवाज़ के साथ गाड़ी अस्पताल की ओर भागी। उधर घर में उसी पल प्रिया के फ़ोन की स्क्रीन चमकी। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैम, उधर से कांपती हुई आवाज़ आई। आर्य सर को गोली लगी है, हम उन्हें अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। काव्या ने घबरा कर पूछा, भाभी क्या हुआ? प्रिया की आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे। 4 दिन बाद आने वाला करवा चौथ, मेहंदी, चूड़ियाँ, सब कुछ एक पल में पीछे छूट गया। अब सिर्फ एक ही दुआ थी, आर्यन जिंदा रहे। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें उस वक्त प्रिया और काव्या को किसी कैद खाने से कम नहीं लग रही थी। कॉरिडोर में दौड़ती कदमों की आवाज़, मशीनों की लगातार आती बीप और हर चेहरे पर पसरी हुई गंभीरता, सब कुछ मिलकर दिल को और भी ज़्यादा घबराहट से भर रहा था। काव्या की उंगलियां प्रिया की साड़ी को इतनी जोर से पकड़े थी, जैसे अगर उसने छोड़ा तो ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी।
दोनों भागती हुई इमरजेंसी के बाहर पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम अंदर बाहर हो रही थी। प्रिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर डॉक्टर मेरे पति आर्यन कपूर, वो कैसे हैं? डॉक्टर ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, हमने गोली निकाल दी है, अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। जब तक वो होश में नहीं आते हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। ये शब्द प्रिया के कानों में हथौड़ों की तरह गूंजे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। काव्या ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। भाभी, भैया ठीक हो जाएंगे ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बरस रहे थे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि सब ठीक होगा। अचानक प्रिया ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दृढ़ता थी। काव्या, उसने बहुत धीमे से कहा, मैं अभी आती हूँ। लेकिन भाभी, बस यहीं रहो, प्रिया ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। भैया को अकेला मत छोड़ना। और बॉडीगार्ड की तरफ इशारे से प्रिया और आर्यन का ख्याल रखने का बोलकर वो तेज कदमों से अस्पताल के बाहर निकल गई। सामने ही छोटा सा मंदिर था, जहाँ तक जाने के लिए 101 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। प्रिया ने अपने पैरों की ओर देखा। उसने जूते उतारे, नंगे पांव जमीन पर कदम रखा और बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहली कुछ सीढ़ियां तक दर्द का एहसास कम था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गई उसके पैरों की त्वचा छिलने लगी। पत्थरों की नुकीली सतह उसके पैरों में चुभ रही थी। खून रिसने लगा था, लेकिन वो रुकी नहीं। हर सीढ़ी के साथ उसके होठों से बस एक ही दुआ निकल रही थी, मैया। सीढ़ियों के बीच बीच में वो रुकती, माथा टेकती और फिर आगे बढ़ जाती। उसकी सांसें तेज थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अटूट विश्वास था। आखिरकार वो मंदिर के दरबार में पहुंची। कांपते हुए हाथों से उसने घंटी बजाई और माता के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। मैया, उसकी आवाज़ टूट रही थी, मैं कुछ नहीं मांगती, बस अपना सुहाग मांगने आई हूँ। एक भाई की कलाई में बहन को राखी बांधने का हक मांगने आई हूँ माँ। आर्यन ने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें देखी है, उनके हिस्से में हमेशा जिम्मेदारियाँ ही आई हैं। मैं उनके जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ, मुझे निराश मत करना माँ। उसने अपना सिर ज़मीन पर रख दिया, आंसू पत्थर की फर्श पर गिर रहे थे। तभी अचानक उसकी गोद में कहीं से एक फूल गिरा। प्रिया ने चौंक कर देखा। उस फूल को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे दिल ने मान लिया हो कि उसकी दुआ सुन ली गई है। उसने फूल को माथे से लगाया, माता को प्रणाम किया और उसी हालत में नंगे पांव, खून से सने पैरों के साथ वापस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। इधर अस्पताल के कमरे में अचानक मशीनों का बीप का पैटर्न बदलने लगा। आर्यन की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। काव्या, जो कुर्सी पर बैठी थी, उछलकर खड़ी हो गई। भैया, उसने घबराकर पुकारा। आर्यन की पलकों में हलचल हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। भैया, काव्या दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने उसे देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी नज़रें कमरे में घूमी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। भाभी, काव्या ने उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस देखकर कहा। भाभी आपको देखकर रोती हुई कहीं चली गई हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। दोनों की नज़रें एक साथ उधर गई। दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थी, लेकिन उनमें अजीब सी रोशनी थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ी, ज़मीन पर उसके पैरों से टपकता हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। भाभी, काव्या डरते हुए बोली, आपको क्या हुआ? आपके पैरों से खून क्यों बह रहा है भाभी? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ नहीं काव्या, बस थोड़ी सी चोट है। वो आर्यन के पास पहुंची। आर्यन ने उसे देखा उस हालात में और उसकी आंखें भर आई। प्रिया ने धीरे से पूछा, आप कैसे हैं? आर्यन ने बहुत हल्के से सिर हिला दिया, जैसे कहना चाहता हो अब ठीक हूँ। तभी डॉक्टर कमरे में आए। मुझे इनका चेकअप करने दीजिए, उन्होंने कहा। आप लोग थोड़ा साइड में बैठ जाइए। डॉक्टर ने कुछ देर तक जांच की। प्रिया और काव्या सांस रोके खड़ी रही। आखिरकार डॉक्टर ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अब ठीक है, लेकिन इन्हें ज़्यादा बोलने की मनाही है। अभी इन्हें पूरा आराम चाहिए, आप लोग ध्यान रखिए। ये सुनते ही प्रिया की आंखों से राहत के आंसू बह निकले।
उसने मन ही मन माता को धन्यवाद दिया। काव्या ने आर्यन का हाथ थाम लिया और पहली बार उस कमरे में डर से ज़्यादा उम्मीद की हवा महसूस हुई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।